तो ये अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाईलाइटर दे देते हैं। अब देखो ये सब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ आप ध्यान रखो कि एंटायर इंडियन हिस्ट्री में, स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल में, देयर वाज नो अकाउंट ऑफ एनी विमेन ट्रैवलर, ठीक है। तो इनके अलावा फिर फॉरेन ट्रैवलर्स देख लेते हैं। तो देखो अब ये डिमाकोस, शायद स्पेलिंग गलत लिखी है बट इस हम लोग ये शब्द सुन चुके हैं। ऑल्दो दूसरी स्पेलिंग थी डिमाकस, ये ग्रीक से बिलोंग करते थे और ये 321 BCE के समय मौर्यन एम्पायर में आए थे। जिस वक्त बिंदुसारा रूल कर रहे थे उस वक्त डिमाकस आए थे। तो हमेशा इसको एक पेयर बना लो, डिमाकस हैज़ टू गो विद बिंदुसार, ठीक है। उसी तरह से मेगास्थनीज हैज़ टू गो विद चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये थोड़ा सा और बाद में आए थे आफ्टर बिंदुसारा, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू द ग्रीक एम्पायर। देन फिर फाहीन, ये तो चाइना से आए थे लगभग 405 के आसपास, और ये गुप्त डायनेस्टी के कौन से रूलर थे? चंद्रगुप्त द सेकंड के समय आए थे फाहीन, चाइनीज़ ट्रैवलर। ह्यून सांग भी चाइनीज़ थे और ये 629 या 630 के आसपास स्टार्ट किए थे अपनी ट्रैवल। और ये पुष्यभूतीस डायनेस्टी के समय आए थे, टू बी प्रिसाइज हर्षवर्धन रूल कर रहे थे फ्रॉम थानेसार एरिया, उनके समय पे ह्यून सांग आए थे। उसके बाद इटसिंग आए थे 671 के आसपास। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ। तो उसके बाद फिर इटसिंग आए थे, ये क्या हो रहा है लीव साइड के, ये क्या हो गया? तो ठीक है, फिर इटसिंग आए थे 671 695 के आसपास, ठीक है। और फिर अल मसौदी ये 956, मतलब ऐसे मान लो 950 के आसपास अल मसौदी आए थे अरब। फिर अल बिरूनी ये 1000 जस्ट पार हुआ था, उसके बाद आए थे 1024, याद रख सकते हो तो कर लेना। मार्को पोलो आए थे लगभग 1292 के समय। ये मार्को पोलो वेनिस से आए थे और इस समय देखा जाए तो मार्को पोलो पांड्यन डायनेस्टी के समय आए थे। हालांकि रूलर का नाम नहीं पूछता है बट पांड्यन डायनेस्टी याद रखना है। मार्को पोलो केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ माधवर्मन हु बिलोंग टू द पांड्यन रूल। तो ये 1292 के आसपास आए थे मार्को पोलो। फिर इब्न बतूता हम लोग जानते हैं 1333 के आसपास आए थे। और ये तुगलक्स, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, ही बिलोंग टू द मोरक्को। देन अब शिहाबुद्दीन अल उमारी, अब ये दमास्कस एक जगह का नाम है, वहाँ से आए थे। किसके रूल में नहीं पता मुझे बट 1348 के आसपास आए थे शिहाबुद्दीन अल उमारी। लोअर मतलब लो प्रोफाइल फैक्टर छोड़ सकते हो। निकोलो दे कॉन्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेनिस से थे। और देखो यहाँ ऊपर मार्को पोलो, ये भी वेनिस से थे बट मार्को पोलो आए थे मैड वर्मन जो कि तुम्हारे पांड्यन रूलर थे। और निकोलो दे कॉन्टी ये भी वेनिशियन थे बट ये आए थे विजयनगर एम्पायर में, देवराय द फर्स्ट टू बी प्रिसाइज। देवराय द फर्स्ट के समय निकोलो दे कॉन्टी आए थे, ठीक है। ये वेनिस से आए थे। और वेनिस कहाँ है? इटली, तो ऑप्शन में इटली भी आ सकता है, ठीक है। अब्दुल रज़ाक ये पर्शिया से आए थे 1443 1444, याद रख सकते हो। ये भी विजयनगर द सेकंड में आए थे और अब देवराय द सेकंड के समय आए थे। तो देखो देवराय द फर्स्ट के समय तुम्हारे कौन आए थे? निकोलो दे कॉन्टी आया था देवराय द फर्स्ट के समय 1420 के आसपास। और अब्दुल रज़ाक आया था, पर्शियन था जो, वो 1444 में आया था देवराय द सेकंड के समय में। इसके बाद ये निकटिन, याद रखो ये रशियन था और ये 1470 या 75 के आसपास आया था। और ये मोहम्मद द थर्ड जो कि बहमनी सल्तनत के रूल के दौरान आया था। और डोमिंगो पायस ये पोर्चुगीज़ थे, ये कृष्णदेव राय के समय आए थे 1520 में विजयनगर एम्पायर में। और न्यूनिस ये भी पोर्चुगीज़ थे, ये अच्युत देव राय के समय आए थे। तो ध्यान रखना अच्युत देव राय बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये उस तुलुवा से ही तो बिलोंग करते थे ना कृष्णदेव राय भी, हाँ। संगम सुलुवा तुलुवा, ठीक है, सही है। तो अच्युत देव राय के समय आए थे तुम्हारे न्यूनिस और डोमिंगो पायस आए थे कृष्णदेव राय के समय। फिर विलियम हॉकिंस तो सब लोग जानते हैं 1608 में आए थे मुगल एम्पायर जहांगीर के समय। और सर थॉमस रो ये भी जहांगीर के समय आए थे, ठीक है। तो हॉकिंस एज वेल एज रो में पहले कौन आया था? तो हॉकिंस 1608 में आया था और सर थॉमस रो 1615 में आया था। बट दोनों ब्रिटिशर्स थे, दोनों मुगल एम्पायर के जहांगीर रूलर के समय आए थे। पीटर मुंडी इटालियन थे, ये शाहजहां के समय आया था। और एक और है मेरे ख्याल से ये टेवर्नियर भी शाहजहां के समय आया था जो कि फ्रेंच था, ठीक है। और निकोलो मनुकी भी इटालियन थे, ये गनर थे। और ये दाराशिको कह सकते हो या औरंगज़ेब के साथ जाएगा ये, ठीक है। तो दाराशिको के साथ जा सकता है ये। और बर्नियर ये भी दाराशिको या औरंगज़ेब के समय जाएगा। तो ध्यान रखना कि मनुकी जो है, मनुकी ये तुम्हारा दाराशिको के साथ जाएगा और बर्नियर भी तुम्हारा दाराशिको के साथ, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही रट लेते हैं। हालांकि
टेवर्नियर शाहजहाँ के समय लिखा हुआ था यहाँ ऊपर कहीं, हाँ टेवर्नियर शाहजहाँ एंड पीटर मुंडी, ये भी शाहजहाँ के समय आया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब देखो ये मैगस्थनीज की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट एंड एक्सप्लोरर इन द हेलेनिस्टिक पीरियड, तो ये एक फैक्ट पता चलता है हमको यहाँ पे, हेलेनिस्टिक पीरियड के समय बिलोंग करते थे। इसका कलर बदल लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ऑलराइट। तो मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया 302 के आसपास ही आए थे और 288 BC तक ये रहे थे, ठीक है, 288 BC तक रहे थे। नाउ मैगस्थनीज एज एन एम्बेसडर बिलोंग करते थे ग्रीक वॉरियर सेल्यूकस निकेटर के, ठीक है। तो असल में जो वॉरियर था वो तो सेल्यूकस निकेटर था, उसका एम्बेसडर था मैगस्थनीज, ठीक है, क्लियर है। Megasthenes was an ambassador of the Greek warrior Seleucus Nicator. He visited the Mauryan capital Patliputra during the reign of Chandragupta Maurya. ठीक है, ये भी clear है। He described India in his book Indica. Unfortunately, the original copy of his book was lost. Later, famous Greek writers such as Arrian, Strabo, Diodorus and Pliny referred to Indica in their works. ठीक है, तो Strabo, Diodorus और Pliny ने Megasthenes की इंडिका का जिक्र अपनी किताबों में किया है। Then modern Greek scholar, अब ये कौन है, Schwanbeck collected several fragments of Megasthenes' works and based on his collection, John Watson McCrindle published a reconstructed version of Indica in 1887. तो सवाल में ये भी कई बार पूछ सकता है कि reconstructed version of Indica किसने बनाई थी, तो जॉन वॉटसन ने बनाई थी, और कब बनाई थी, तो 1887 में बनाई थी। Then Indica described the subcontinent as a quadrilateral shaped country. किसने बोला था, तो इंडिका में लिए बोला था मैगस्थनीज में, बाउंडेड बाय द ओशियन ऑन द सदर्न एंड ईस्टर्न साइड। इट ऑल्सो गिव्स अस द डिटेल ऑफ सॉइल्स, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया। देन हिज बुक ऑल्सो कम्युनिकेटेड दैट इंडियंस वर्शिप लॉर्ड कृष्णा ड्यूरिंग द टाइम एंड देयर एक्सिस्टेड 7 कास्ट्स इन इंडिया। तो लॉर्ड कृष्णा का वर्शिप करते थे, ये बात हमें मैगस्थनीज के इंडिका से पता चलती है, और इंडिया में 7 तरह के कास्ट थे सोसाइटी में। ही फाउंडेड 2 major aspects of Indian caste system, that is endogamy and hereditary occupation, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मैगस्थनीज से पता चलती हैं, endogamy as well as hereditary occupation. He was influenced by the Herodotus classification of the Egyptian society, और इसी के बेसिस पे इन्होंने भी इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसका इंस्पिरेशन इनको हीरोडोटस से मिला था, जो कि इजिप्ट की सोसाइटी को स्टडी किया था। दैन द मेजर फॉल्ट्स ऑफ द मैगस्थनीज वर्क्स वर दैट इन्होंने अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन फोल्कलोर दिया था, अ टेंडेंसी टू आइडियलाइज इंडियन कल्चर इन ग्रीक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया। फिर फाहीन हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द सेकंड के समय आए थे, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, जिनको विक्रमादित्य भी बुलाया जाता है, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, ये 405 ऑनवर्ड्स आए थे, एंड ही केम टू विजिट द वेरियस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड टुक द कॉपी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ही विजिटेड पेशावर, तक्षशिला, Mathura, Kannauj, Shravasti, Kapilavastu, Sarnath and many other places. He compiled a travelogue record of Buddhist kingdoms. His book details about the religious and social life of Indians at that time. ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस हैं, इनका नाम आप याद रख लो। इस पे भी सवाल बनता है, जैसे पेशावर हो गया, पेशावर और तक्षशिला को एक साथ याद रखो, फिर मथुरा और कन्नौज को एक साथ याद रखो। तो पेशावर और तक्षशिला हो गया, मथुरा और कन्नौज हो गया, इसके अलावा श्रावस्ती, सारनाथ हो गया और कपिलवस्तु, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो बी फाउंड फ्रॉम द बुक ऑफ फाहीन। सो बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म वर द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन्स एट दैट टाइम। Buddhism was more popular in Punjab, Bengal and the region around Mathura. He studied Sanskrit language in Patliputra. He described internal and foreign trade of India as well as its ports. India had a trade relations with China, countries of Southeast Asia, Western Asia as well as with Europe. तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ था, वेस्टर्न एशिया के साथ था, यूरोप के साथ था और चाइना के साथ था। इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की पाटलिपुत्र में रहते हुए, और बुद्धिज़्म का सबसे ज़्यादा बोलबाल कहाँ पे इन्होंने बताया, मथुरा के आसपास, पंजाब और बंगाल के आसपास, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फाहीन हो गया। अब ह्यून सैंग, ये हर्षवर्धन जो उसके समय आए थे, ये 629 से चले थे और 644 के आसपास इंडिया तक रहे थे, और ये फेमस सिल्क रूट में चल के आए थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज जुआनजांग एंड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं, ह्यून सैंग को बोलते हैं, और इनकी किताब है ये CU की, ठीक है, राइट। जबकि फाहीन की किताब का नाम क्या था, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स, ठीक है, राइट। देन ठीक है, अब फाहीन की जो अब ये ह्यून सैंग की जो ये किताब है CU की, देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, डोंट कन्फ्यूज़। ये जो किताब है ना CU की, ये ह्यून सैंग ने लिखी है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, ही डिस्क्राइब्ड मेनली द सिटी लाइफ इन इंडिया in terms of construction of various types of houses, cities, streets, etc., especially of Kannauj.
तो कन्नौज शहर का वर्णन किया था और ज़्यादातर इसमें अर्बन डिस्क्रिप्शन ज़्यादा था. एंड एज पर हिज अकाउंट प्रयाग वॉज प्रोमिनेंट सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र वॉज रिप्लेस्ड बाय हर्षवर्धन कैपिटल कन्नौज लेटर ऑन. तो पाटलिपुत्र का इम्पोर्टेंस जो पाटलिपुत्र का था वो हर्षवर्धन के कन्नौज नामक शहर ने धारण कर लिया था. देन श्रावस्ती एंड कपिल वस्तु हैड लॉस्ट देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस एंड इंस्टेड नालंदा इन बिहार एंड वल्लाभी इन गुजरात बिकेम द सेंटर्स फॉर लर्निंग. ये बहुत माइन्यूट और अच्छा पॉइंट इन्होंने निकाला था CU की नामक किताब से अपने ह्यून सैंग ने, कि जो लर्निंग स्पेशली रिलीजियस लर्निंग के लिए जाना जाता था क्या श्रावस्ती एज वेल एज कपिल वस्तु, वो दर्जा अब वल्लाभी इन गुजरात एज वेल एज नालंदा इन बिहार को मिल चुका था. एज पर हिज टेक्स्ट हर्षास डिवाइडेड स्टेट्स इनकम इनटू 4 पार्ट्स. और इसमें 1/4 फॉर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, 1/4 टू पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 1/4 गिवन टू द स्कॉलर्स एंड 1/4 गिवन एज चैरिटी टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ठीक है, इस प्रकार से स्टेट का जो खर्चा होता था उसके बारे में वर्णन किया था ह्यून सैंग ने अपनी किताब CU की में. देन ही however narrated that traveling was not safe during that time. According to Hyun Sang, Harsha was quite laborious and a welfare-focused leader. During his stay, Hyun Sang visited Kashmir, Punjab, Kapilvastu, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar. He also traveled through the Deccan, Odisha and Bengal. He spent 5 years at the University of Nalanda and studied under Acharya शिलाभद्र. अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये इनका नाम आचार्य शिलाभद्र और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. और कितने साल रहे थे? तो 5 साल रहे थे. तो ह्यून सैंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस सेंस में बन जाता है क्योंकि वो 5 साल रहे थे नालंदा में. शिलाभद्र नामक उनके गुरु का नाम था नालंदा की यूनिवर्सिटी में. ठीक है, और फिर हिज जर्नी टू इंडिया वॉज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन द क्लासिकल चाइनीज़ टेक्स्ट ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रिलीजन्स. ठीक है, वो छोड़ो. अब ये अल मसूदी है. अल मसूदी हमने ऊपर देखा था, कब आया था ये देखो यहाँ कहीं ये लिखा था. अल मसूदी 956 के समय आया था अरब से. ठीक है, और अल बिरुनी तो तुम्हारा 1020 के आसपास आया था. ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ये क्लियर हो गया. अल मसूदी, राइट. He was an Arab historian, then a geographer and explorer. He was a prolific author and he wrote on various subjects like theology, history, geography, natural science. And Herodotus of the Arabs भी बोलते हैं इनको, al-Masaudi को. He was born in Baghdad and descendant of the Abdullah ibn Masud. He combined world history with scientific geography, social commentary and biography and is published in English named The Meadows of Gold and Mines of Gems. बस ये आ सकता है सवाल कि The Meadows of Gold, द मीडोज़ ऑफ गोल्ड एंड द माइंस ऑफ जेम्स, ये किताब किसने लिखी थी? तो अल मसूदी ऑफ बगदाद ने लिखी थी. अल मसूदी रोट इस फेमस मैनुस्क्रिप्ट नेम्ड मुरुज़ उल जहाब 956 में, ये भी आ सकता है. तो यहाँ बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मुरुज़ उल जहाब नामक किताब किसने लिखी थी? अल मसूदी ऑफ बगदाद ने लिखी थी. और दूसरी चीज़, इनके किताब को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा था जिसका नाम था द मीडोज़ ऑफ गोल्ड एंड द माइंस ऑफ जेम्स. ठीक है, तो ये दोनों किताबें तुम्हारी अल मसूदी के साथ जाएगी. इनको हीरोडोटस ऑफ अरब्स भी कहा जाता है. देन अल बिरुनी है, ये 1024 के आसपास आए थे. इन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी. अल बिरुनी प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान पड़ता है, वहाँ से आए थे. ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि आज के समय कौन सी जगह से आए थे अल बिरुनी, which was an important center of learning as well. He was a scholar who was well versed in Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. अब आगे बढ़ते हैं. तो he developed interest in India also. देखो ये गज़नी के साथ इनका बार बार जिक्र आ रहा है. ठीक है, तो गज़नी के साथ ये थे अल बिरुनी. ठीक है, और he spent years in the company of Brahmin priests and scholars where he learned Sanskrit. He translated several Sanskrit works including Patanjali's work on grammar. Conversely, he translated Euclid's Greek mathematician works into Sanskrit. He traveled widely in Punjab and other northern parts of India. तो ये कौन थे? अल बिरुनी. इनका फेमस किताबुल हिंद इज़ अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट रिटन इन सिंपल अरबिक. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स. देखो ये भी आ सकता है. कितने चैप्टर्स में अल बिरुनी ने किताबुल हिंद लिखा? 80 चैप्टर में. और इसमें कई चीज़ों के बारे में लिखा था. देन देयर वाज वन डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर दैट वाज फॉलोड इन ईच चैप्टर ऑफ द बुक, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskritic traditions and concluding with a comparison with other cultures. तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक फॉर्मेट टेम्पलेट तैयार किया था. Every chapter had to start with a question और फिर following this with a description based on Sanskritic traditions और फिर चैप्टर एंड करते थे वाया कंपैरिजन
थ्रू कंपैरिजन विद डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये किताबुल हिंद की खासियत थी। दैन अल-बिरनी फेस्ड 3 मेजर बैरियर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम what he had seen earlier and obstructed his understanding. These were language, religious beliefs and practices, and insularity of the local population. ये इन्होंने देखी थी यहाँ पे इंडिया में आके। Al-Biruni viewed the prevalent caste system differently, which was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text, which laid down the rules of governing the system from the point of view of the Brahmins. He tried to explain the caste system by looking for parallels in other societies known to him. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मार्को पोलो, अब ये देखो, ये वेनिस से आए थे, या इटली कह लो या वेनिस कह लो। नाउ इटालियन मर्चेंट एंड राइटर, ही वाज बोर्न इन द रिपब्लिक ऑफ वेनिस 1254। और ये किसके समय आए थे? देखो मार्को पोलो, देख लो एक बार फिर से, कहाँ किसके रूल में आए थे मार्को पोलो? यहीं कहीं पढ़ा था हम। ये मार्को पोलो ये आए थे 1292 के समय, पांड्यन मैड वर्मन के समय। ठीक है, तो याद रखना, ये पांड्यन रूलर के समय आए थे मार्को पोलो। दिस बुक इंस्पायर्ड क्रिस्टोफर कोलंबस। तो मार्को पोलो ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, जिसने क्रिस्टोफर कोलंबस को बाद में चल के इंस्पायर किया था। मार्को पोलो विजिटेड द काकटिया किंगडम इन अराउंड 1289 CE ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन रुद्रामा देवी. It can be found from his works that a woman named Rudrama Devi had inherited her father's throne and ruled the dynasty as a kind and benevolent ruler. रुद्रमा देवी, ठीक है। तो इनके बारे में जिक्र किसने किया है? मार्को पोलो ने किया है। तो ये जो क्वीन है, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? काकटिया किंगडम से बिलोंग करती हैं। 1289 में ये काकटिया किंगडम गए, वहाँ पे इस क्वीन से मिले, इन्होंने ये इनहेरिट किया था अपने फादर का किंगडम, और इनके बारे में लिखते हैं मार्को पोलो। और other than these books, he wrote several manuscripts like The Customs of the Kingdoms of India, Florida. Marco Polo travels in the land of serpents and pearls. इन्हीं की तरह एक मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बटूटा, जिसने रिहला नामक किताब लिखी थी, और he was born in Tangier. He belonged to one of the respectable families known for their expertise in Islamic religious laws और शरिया। अब देखा जाए तो he came to India in 1333 के आसपास during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक, और उनको तुगलक ने काजी का दर्जा दिया था, मतलब एक ऑफिशियल पोस्ट भी प्रदान कर दी थी, जो कि जज हुआ करता था उस वक्त दिल्ली में। ठीक है, फिर मोरक्को से आए इब्न बतूता 1333 में, और फिर 1342 में ये चाइना चले गए थे एज सुल्तान्स ऑनवॉय। बिफोर रीचिंग चाइना ही ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड द रूट ही टुक इज शोन डायग्रामेटिकली बिलो। अब इस पर भी सवाल बन सकता है। वैसे देखो, दिल्ली से ये निकले, मालाबार कोस्ट पे गए, फिर वहाँ से ये श्रीलंका चले गए, श्रीलंका से फिर से मालाबार कोस्ट पे आए, फिर मालदीव्स चले गए, फिर मालदीव्स से बंगाल गए, बंगाल से असम गए, फिर असम से सुमात्रा गए, और फिर चाइना चले गए। और अब तो ये बता रहा है मालदीव्स में कैसे 18 महीने रुके थे। आई विल कन्फर्म दैट, ये मुझे डाउट हो रहा है, मालदीव्स में ये रुके था क्या इब्न बटूटा? द अकाउंट ऑफ इब्न बटूटा इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द मार्को पोलो, हु ऑल्सो विजिटेड बोथ इंडिया एंड चाइना. So Ibn Battuta wrote a book of travels in Arabic called Rihla. It provides vivid details about the social and cultural life of India in the 14th century. The book is highly meticulous, where deep observations about new cultures, people, beliefs, values, etc. are recorded. Ibn Battuta was fascinated by pan, betel leaves. ये अच्छा point है. And coconut. तो पान और नारियल से कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था? इब्न बटूटा. And wrote descriptively about them in his accounts. He even compared coconut with a human's head while writing about it. So it was Ibn Battuta. He even wrote about Indian cities, which according to him were vibrant and densely populated. He particularly wrote about Delhi in detail. He also mentions that the postal system was very efficient, which was not only used to send information and remit credit across long distances, but was also used to dispatch goods. तो पोस्टल सिस्टम का काफ़ी तारीफ़ किए थे इब्न बटूटा. इसके बाद निकोला दे कॉन्टी आए थे. ये इटालियन मर्चेंट थे, और आई थिंक ये देवराय द फर्स्ट के समय आए थे विजयनगर किंगडम में 1421 के आसपास. देवराय द फर्स्ट, एंड ही फाउंड द टोम ऑफ सेंट थॉमस विच एंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया. ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये चेन्नई में एक जगह थी, वहाँ पे जाके ये निकोला दे कॉन्टी ने सेंट थॉमस का एक टोम्ब बनाया which ensured the presence of Christian community in India. He confirmed the gold and spice trade amongst India, Sumatra and China. तो इस पे MCQ बन सकता है कि कौन सा आया था जिन्होंने कंफर्म किया था कि सुमात्रा और चाइना और इंडिया के बीच एक गोल्ड और स्पाइस ट्रेड होता है. तो ही वॉज निकोला दे कॉन्टी. जबकि वो कौन था जिन्होंने किताब लिखी थी कि माइंस ऑफ जेम्स एंड मीडोज ऑफ गोल्ड? मार्को पोलो थे क्या? देखना ज़रा. नहीं, मार्को पोलो नहीं थे वो. मार्को पोलो तो रुद्राम देवी वाला किस्सा हुआ था. 80 चैप्टर तो ये कौन किताबुल हिंद अल-बिरुनी के थे.
ये किसने लिखा था? मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम्स, अल मसऊदी ने लिखा था। और मुरुज़ उल ज़िहाब, ये भी किताब अल मसऊदी ने लिखा था, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे थे? निकोलो दे कॉन्टी। हाँ, अब देखो, अब तेलुगु को इन्होंने इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला था। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ निकोलो दे कॉन्टीज मैन्युस्क्रिप्ट केम आउट इन 1492 in original Latin by Cristoforo da Bolate. De Conti described Southeast Asia as overtaking all other regions in terms of wealth, culture and magnificence. तो साउथ ईस्ट एशिया कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बारे में किसने बोला था? निकोलो दे कॉन्टी ने बोला था। अब अब्दुल रज़ाक से हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में करेंगे। सो वी हैड डन अप टिल दिस निकोलो दे कॉन्टी, ठीक है। सो इसको फिर से करते हैं। देखो, निकोलो दे कॉन्टी वॉज एन इटालियन मर्चेंट एंड अरेबियन सी से आए थे, गुजरात की तरफ से घुसे थे 1421 के आसपास निकोलो दे कॉन्टी। एंड ही ट्रैवल्ड पकामूरिया, हेली एंड विजयनगर एम्पायर। तो निकोलो दे कॉन्टी को विजयनगर एम्पायर के लिए ही माना जाता है। देवराय द फर्स्ट रूलर के समय ये आए थे विजयनगर, चेन्नई में। और इनकी खासियत यह है कि इन्होंने टॉम्ब ऑफ सेंट थॉमस का उद्घाटन किया था, बनाया था शायद, विच एंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया। And he confirmed the gold and spice trade amongst India, China and Sumatra region. और निकोलो दे कॉन्टी ने तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला था। The first printed edition of Niccolo de Conti's manuscript came out in 1492 in original Latin by Cristoforo da Bolate. And इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स की काफ़ी प्रशंसा की थी। बोला था कि सच दिस रीजन इज़ ओवरटेकिंग ऑल अदर रीजन्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, कल्चर एंड मैग्निफिसेंस। इसके बाद फिर अब्दुल रज़ाक और ये देवराय द सेकंड के समय आए थे। और ही केम टू द कोर्ट ऑफ किंग ज़ामरिन ऑफ कैलिकट एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख, द तिमरिद डायनेस्टी, द रूलर ऑफ पर्शिया। तो अब ज़ामरिन के वैसे तो देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कहा जाता है देवराय द सेकंड, बट एक्चुअली इनके कोर्ट में नहीं आए थे। कोर्ट में डायरेक्टली किसके आए थे? किंग ज़ामरिन ऑफ कैलिकट, इसके समय आए थे। और उस समय देवराय द सेकंड रूल कर रहे थे विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो ये है पूरा असली मामला। तो अच्छा, ये he was a Timurid chronicler and came to the court of King Zamarin of Calicut as an ambassador of the Timurid dynasty in 1442, right। और इनकी किताब का नाम क्या था? मटला उस सडाइन व मजमा उल बहराइन, ठीक है। मटला उस सडाइन व मजमा उल बहराइन, ठीक है। तो ये दो किताबें इन्होंने लिखी थी। He wrote a 45-page narrative of mission to India. It appears as a chapter in his book Matla उस सडाइन व मजमा उल बहराइन। तो ये दोनों किताबें किसने लिखी थी? अब्दुल रज़ाक ने लिखी थी। ऑलराइट, देन डोमिंगो पायस की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी क्रोनिका दोस रेस दे बिस्नागा। तो देखो, इसमें दो कीवर्ड्स पकड़ो, दोस और दे और बिस्नागा। ये कीवर्ड्स जहाँ भी मिलेंगे समझ लेना ये पोर्चुगीज़ डोमिंगो पायस से रिलेटेड है। अब ये 1520 से 22 के बीच आए थे और कृष्णदेव राय के डायरेक्टली कोर्ट में आए थे, तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। ही रिकॉर्डेड हिज जर्नी इन हिज बुक नेम्ड क्रोनिका दोस रेस दे बिस्नागा, वेर ही प्रोवाइडेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजयनगर एम्पायर। एंड विजयनगर एम्पायर के कुछ फीचर्स बताए थे, जैसे एडवांस्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी, a wide variety of cultures were shown in crops and vegetation. He described a busy market and precious stones market. The city was prospering and its size was comparable to Rome, with abundant vegetation and aqueducts and artificial lakes. Then William Hawkins 1608 and Thomas Roe 1615. तो विलियम हॉकिंस के बारे में देखते हैं पहले। और ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे और to negotiate for the establishment of a factory at सूरत। तो ये पहले आए थे और इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए नेगोशिएशंस जहांगीर से की थी। और इनको भेजा किसने था? ब्रिटिश किंग जेम्स वन ने भेजा था। बाद में कौन आए थे? सर थॉमस रो। ही वॉज एन इंग्लिश डिप्लोमैट एंड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस रो वॉज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। From 1615 to 1619, he stayed at the court of Jahangir. The main objective of this mission was to get protection of the factory of the British East India Company at Surat. The book, The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of Great Mughal 1615-1619, as narrated in his journal and correspondence, is a valuable contribution to the history of India in the early 17th century. His Journal of the Mission to the Mughal Empire is a treasured contribution to the history of India. तो ये किताब का नाम आप रट लो, Journal of the Mission to the Mughal Empire। ये किसने लिखा था?
थॉमस रो ने लिखा था, क्योंकि ये बाद में आए थे, 1615 एंड 1619 के बीच आए थे, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, और ये एक इंग्लिश डिप्लोमेट थे, टू नेगोशिएट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट दैट वर ऑलरेडी बिल्ट इन सूरत। और पहले कौन थे जो विलियम हॉकिंस, वो आए थे ब्रिटिश किंग जेम्स वन के मिशन पे, और उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मांगी थी जहांगीर से 1608 में, जबकि थॉमस रो आए थे 1615 में। इसके बाद जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, इनके बारे में एक ख़ास बात याद रखो कि फर्स्ट दैट ही इज़ फ्रेंच, और ये इनका एक्सपर्टीज़ था जेम पॉलिशिंग वगैरह में, और जेम मर्चेंट, ही वॉज अ जेम मर्चेंट एंड ट्रैवलर। तो ड्यूरिंग हिज सेकेंड वॉयज बिटवीन 1638 टू 1643 इनकी 6 वॉयजेस टू पर्शिया एंड इंडिया थी कुल मिला के, और सेकेंड वॉयजेस में ये इंडिया आए थे एंड ट्रैवल एज फार एज आगरा एंड फ्रॉम देयर टू किंगडम ऑफ गोलकोंडा। ही ऑल्सो विजिटेड द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ। तो टेवर्नियर शाहजहाँ के समय कोर्ट में गए थे, मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू द डायमंड माइंस। In his book, he has extensively discussed about the diamond and diamond mines of India. He is popular for his discovery of blue diamond that he subsequently sold to Louis the 14th of France. इसके बाद बर्नियर आए थे, I think he was a doctor. So he was also a Frenchman, just like Tavernier was also a Frenchman. So he was a doctor and a philosopher and historian, and he came to India in 1656 and stayed here for 12 years. In the Mughal Empire, his writings were often comparative account with the practices and developments in Europe, and he compared Mughal India with contemporary Europe, especially France, trying to portray the latter as superior. He mostly wrote about the prevalent social and economic life, ठीक है। And ये जो बर्नियर थे, Francois Bernier, doctor as well as philosopher, he severely criticized the Mughal Empire, calling them king of beggars and barbarians. And there was a lack of private property in the land during the Mughal India. And he felt that artisans had no incentives to improve the quality of their products since the profit was appropriated by the state. And he described Mughal cities as camp towns because towns owned their existence on the imperial camps. So camp towns की शब्दावली किसने प्रयोग की थी? बर्नियर ने। तो मुगल cities को इन्होंने camp towns बोला था because the towns owned their existence on the imperial camps. He also wrote in detail about the workshops on imperial कारखानास, ठीक है, and merchants were organized in their caste cum occupational bodies like mahajans, seths and nagar shet. तो कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ का प्रेवलेंस के बारे में बताया था, कारखानास के बारे में बताया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्कशॉप, कैंप टाउन्स, ठीक है। तो ये सवाल आया था 2018 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स एलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड्स एंड डायमंड्स माइंस ऑफ इंडिया। तो ये फ्रैंकॉय बर्नियर थे, ठीक है। अरे सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, ये तो टेवर्नियर है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? बर्नियर डॉक्टर था, टेवर्नियर था जेम मर्चेंट, ब्लू डायमंड लुई द 14 को सेल किया था। कौन था वो था टेवर्नियर, और बर्नियर वाज अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ये टेवर्नियर, ये गलत है।